नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गंगोत्री जीएस एकेडमी में। मैं गौतम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ठाक और आपकी तैयारी जो है ठीक ठाक चल रही होगी। और बाकी आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग दुर्गा पूजा का आनंद ले रहे हैं और कई सारा पंडाल भी लगाया गया, उसका भी भ्रमण आप लोग कर ही रहे होंगे। ठीक है, और आशा करते हैं कि आप सभी पर माता रानी की कृपा बना रहे। तो आज हम लोग हिस्ट्री का सेशन करने वाले हैं। ठीक है, पिछले क्लास में या इससे पहले जो है हम लोग ज्योग्राफी से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किए थे। इसके अलावा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही होता है अधिकतर एग्ज़ाम में, आप देख सकते हैं। और कम से कम आपकी तैयारी कैसी है उसको आंकने का एक महत्वपूर्ण टूल्स आप बोल सकते हैं इसको। तो लगातार आप पढ़ाई भी जारी रखें, रिवीजन भी करते रहें, साथ ही साथ सेट भी बनाते रहें प्रीवियस ईयर का, जिससे कि आपको पता चले कि कहाँ पे हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, कहाँ का क्वेश्चन किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है या किस सेगमेंट से क्वेश्चन आ रहा है उसको हम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि ऐसे आप लोग को पता है कि जीएस तो बहुत बड़ा है, लेकिन तब पर भी एक मानक बुक को फॉलो करते हुए, ठीक है, जो सामान्य चीज़ें हैं वही आप लोग को पढ़ना है। बीपीएससी हो या जेटेट हो या अन्य कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जैसे कि आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि रेलवे के बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा रेलवे का जो टाइम शेड्यूल हुआ है एग्ज़ाम का नवंबर दिसंबर में, उसके बारे में भी आपको इस चैनल पे जानकारी मिल सकता है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावे यदि और आपको कुछ जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। किसी भी वैकेंसी से संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो हम उसको भी प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे जहाँ तक हो सकता है। और उससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल, ठीक है, आज का पहला सवाल देखते हैं। देखिए आज का पहला सवाल, आज हिस्ट्री हम लोग करने वाले हैं, है ना। ज्योग्राफी जो है बहुत दिन से कर रहे थे, अब हिस्ट्री, उसके बाद और भी जो सब्जेक्ट है साइंस वगैरह भी हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्ट्स वाज रिटेन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, आप लोग को बताना है पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्ट्स वाज रिटेन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि के बारे में आप लोग को बताना है। आप लोग के पास विकल्प है ब्राह्मी लिपि, शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि और नंद नागरी लिपि। तो बताइए कौन सी लिपि है, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा कि कौन सी लिपि है जो दाहिने से बाईं, दाईं से बाईं लिखी जाती थी। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा यदि आप पढ़ेंगे तो दो लिपि का जिक्र आता है, ठीक है, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि दाएं से बाईं की ओर लिखी जाती थी, वह कौन सी लिपि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खरोष्ठी लिपि। ठीक है, तो दो लिपि की जहां तक बात करें हम लोग, है ना, लिपि की बात करते हैं, स्क्रिप्ट की बात करते हैं, तो प्राचीन समय में दो लिपि का जिक्र आता है। एक है ब्राह्मी लिपि और दूसरा है खरोष्ठी लिपि। आप लोग कंफ्यूज करिएगा, याद रखिएगा कंफ्यूजन आता है, जीएस में बहुत सारा कंफ्यूजन आता है। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि याद रखिएगा बाईं से दाईं, ब से याद रखिएगा बाईं से दाईं, बाईं से दाईं लिखी जाती थी, बाईं से दाईं ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ब से बाईं होता है ब्राह्मी, याद रखिएगा। खरोष्ठी लिपि जो है दाहिने से बाईं की ओर, ठीक है, दाहिने से बाईं की ओर, बाएं की ओर लिखी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खरोष्ठी लिपि। ठीक है,
इसके अलावे देवनागरी लिपि के बारे में भी आप लोग जानते हैं, हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि है। आप लोग एग्ज़ाम यदि दिए होंगे 10th का एग्ज़ाम या 12th का एग्ज़ाम, तो उसमें आप देखिएगा कि लिपि लिखने के लिए भी आता है। पता नहीं अब आ रहा है कि नहीं, हम लोग जब एग्ज़ाम देते थे तो उस समय बोर्ड वाला एग्ज़ाम था जो इंटर या ग्रेजुएशन में, सॉरी इंटर या 10th में, तो उसमें लिपि भी लिखने को होता था। तो हिंदी में हम लोग देवनागरी लिपि लिखते थे, इसके अलावा अंग्रेजी में रोमन लिपि, है ना। तो यहाँ पे ब्रह्मी और ख्रोष्टी को ध्यान रखिएगा। बाकी देवनागरी लिपि हम लोग का जो लिपि है, हिंदी वाला लिपि देवनागरी लिपि कहते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। मुगल पेंटिंग वॉज एट द पीक अंडर विच मुगल एम्परर। आप लोग को बताना है कि मुगल चित्रकला किस मुगल सम्राट के अधीन अपने चरम पर थी। ठीक, देखिए ये साइंस टेक्स्ट से बहुत सारा सवाल आता है, तो ये याद रखिएगा। कल्चर से बहुत सारा सवाल आता है, ठीक है। साइंस टेक्स्ट हो गया, ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी हो गया, इसके अलावे कल्चर से भी बहुत सारा सवाल आता है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर से भी सवाल आता है, इसके अलावा विज्ञान वाले पोर्शन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, और यहाँ पे हिस्ट्री वाले में आपका कल्चर से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर यदि देखिएगा तो बहुत सारा कल्चर से सवाल पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मुगल चित्रकला किस मुगल सम्राट के अधीन अपने चरम पर थी, यानी जिसका विकास उस समय ज़्यादा हुआ था। आपके पास विकल्प है जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां और अकबर। तो बताइए कि किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा विकसित अवस्था में यह था, ठीक है, सबसे ज़्यादा विकसित अवस्था में था। तो इसका सही आंसर होगा जहांगीर। सही आंसर क्या है? जहांगीर। याद रखिएगा, मुगल चित्रकला जो है जहांगीर के शासन काल में अपने चरम पर था, ठीक है। और जहांगीर ने हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार को आगरा में चित्रकला शैली की भी स्थापना की थी। तो याद रखिएगा जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला जो है वो अपने चरम पर थी। इसके अलावा जहांगीर के पास जितना भी चित्रकार था, तो वो चित्रकार जो लोग भी उनके पास थे जहांगीर के काल में, तो उनके चित्र को देख करके, उनके पेंटिंग को देख करके वो पता लगा लेता था कि फलाना चित्रकार जो है इस पेंटिंग को बनाया है। जिस प्रकार से आप अपने घर वालों के साथ रहते हैं तो उनके हैंडराइटिंग को आप पहचानते हैं। यदि आप उनके हैंडराइटिंग को देखते हैं तो आप पहचान लेते हैं कि फलाना आदमी के द्वारा लिखा गया है। या यदि आप टीचर हैं तो आप किसी कोई जो विशेष प्रिय मित्र होगा उसके हैंडराइटिंग को आप पहचानते हैं। कभी कभी ऐसा भी स्थिति आ जाता है कि दूसरे के बदले में वो लिख देता है, तो आप पकड़ लेते हैं कि ये तुम्हारा हैंडराइटिंग नहीं है, वो दूसरे का है। तो उसी प्रकार से इसका सही आंसर होगा जहांगीर, ठीक है। और जहांगीर में जहांगीर के जो चित्रकार थे वो प्राकृतिक भूदृश्य का भी चित्र बनाते थे। इसके अलावे छवि चित्रकारी भी उस समय प्रसिद्ध था, तो याद रखिएगा। इसके अलावे कई सारे चित्रकार हैं, चित्रकार का भी नाम आप लोग को जानना चाहिए। आप लोग पढ़े होंगे तो वहाँ पे चित्रकार का भी नाम दिया हुआ होगा। यदि हम चित्रकार का भी नाम बताना शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम लोग अभी फोकस सिर्फ क्वेश्चन को ही कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़े, क्योंकि आप ही लोग के तरफ से कमेंट आता है कि सर ज़्यादा लंबा वीडियो मत करिए, ठीक है, फटाफट आंसर करवा दीजिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली कंस्ट्रक्टेड द मोस्ट नंबर ऑफ कैनाल्स, ठीक है। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली कंस्ट्रक्टेड द मोस्ट नंबर ऑफ कैनाल्स। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? आपको बताना है कि दिल्ली के किस सुल्तान के द्वारा सबसे ज्यादा नहर का निर्माण किया गया था। चलिए आपके पास विकल्प है फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन और सिकंदर लोदी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए फिरोज शाह तुगलक, इसका सही आंसर क्या है? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक जो था ये सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया था, ठीक है। सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। इसके अलावे इसके द्वारा कई नहर बनाया गया था, कई नहरों का विकास किया गया था इसके द्वारा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक,
ठीक है। कई नहर का निर्माण कराया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इसके अलावा तालाब का निर्माण किया गया था। ये जो है वो ड्रेनेज पैटर्न पर बहुत ज़्यादा काम किया था। ठीक है, जिससे कि सिंचित भूमि जब ज़्यादा होगी तो उपज ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जहाँ पे सिंचाई व्यवस्था होती है वहाँ पे खाद्यान्न फसलों का उत्पादन होता है, व्यापारिक फसलों का उत्पादन होता है, या सालों भर आप खेती कर सकते हैं। और भारत की सबसे बड़ी समस्या तो यही है, या झारखंड की भी आप बोल सकते हैं सबसे बड़ी समस्या है कि सिंचित क्षेत्र जो है वो उसका योगदान कम है। सिंचाई व्यवस्था जो है यहाँ पे कम क्षेत्रों में विकसित है, जिसके कारण उत्पादन कम होता है और ये जो किसान है उसको मौसमी बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि यदि जहाँ पे सिंचाई व्यवस्था विकसित अवस्था में होगी वहाँ पे सालों भर खेती किया जा सकता है। और कुछ नहीं बोल सकते हैं तो सब्जी की खेती तो सालों भर की जा सकती है। जैसे यदि आप लोग कृषि मौसम पढ़े होंगे तो खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, है ना। तो जायद फसल जो है बोला जाता है कि सालों भर खेती हो सकता है, लेकिन सिंचाई व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक इसका आंसर होगा। आगे हम लोग बढ़ें, चौथा क्वेश्चन देखिए, वाई वॉज द मनसबदारी सिस्टम इम्प्लीमेंटेड इन मेडिवल इंडिया। ठीक है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी, आपको बताना है मनसबदारी व्यवस्था। ठीक है, मुगल काल से सवाल पूछा जा रहा है, मध्यकालीन भारत से सवाल पूछा जा रहा है। देखिएगा, हिस्ट्री को 3 भाग में विभाजित किया गया, प्राचीन इतिहास, इसके अलावा मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, सबसे लंबा यदि आप बात करते हैं तो सबसे लंबा आपको प्राचीन इतिहास है। सबसे लंबा सेगमेंट जो है वो प्राचीन इतिहास का है, और सबसे कम यदि बात करें तो वो आधुनिक का है। लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान यदि एग्जाम में देखें प्रीवियस ईयर को तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आधुनिक भारत से आता है, और सबसे कम क्वेश्चन जो है वो प्राचीन भारत से आता है, और कुछ मिडिवल से भी क्वेश्चन आता है, मध्यकालीन भारत से भी क्वेश्चन आता है। अभी आप लोग देखिएगा कि एनसीईआरटी में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। नया जो एनसीईआरटी अभी आया है उसमें बहुत कुछ बदलाव हुआ है, हर सेगमेंट में, हर विषय में बदलाव हुआ है, उसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और यदि आप लोग एनसीईआरटी बुक आप लोग के पास अवेलेबल नहीं है तो गूगल में जा कर के आप वहाँ से ncrt.nic.in पर जा कर के आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वो पूरा PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, या चैप्टर वाइज भी यदि आपको पढ़ना है तो चैप्टर वाइज भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और पीछे वाला यदि आपके पास होगा तो देख सकते हैं वहाँ की बहुत सारा बदलाव हुआ है। ठीक है, अब बोलिएगा कि आपको कैसे पता, तो हम लोग लगातार सर्च करते रहते हैं कि कहाँ पे क्या चेंजेस हुआ है, तभी तो हम आपको बता पाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू किया गया था। आपके पास ऑप्शन है, द कलेक्ट रेवेन्यू, राजस्व एकत्रित करने हेतु, फॉर इजी रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्डर्स, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, टू स्टैब्लिश्ड रिलीजियस हार्मोनी, धार्मिक सद्भावना की स्थापना हेतु, टू इंश्योर क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन, स्वच्छ प्रशासनिक सुनिश्चित करने के लिए। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए सही आंसर बताइए इसका क्या होगा कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर है टू इंश्योर क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन, स्वच्छ प्रशासनिक सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, सही आंसर है टू इंश्योर क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन, स्वच्छ प्रशासनिक सुनिश्चित करने के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए ही मनसबदारी व्यवस्था को अपनाया गया था। आप देखते हैं कि वर्तमान समय में भी यदि समाज में सुधार करना है तो प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करना पड़ता है। आपके घर में भी सुधार की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी देखिएगा कि जो बजट है वो गड़बड़ा जाता है, तो फिर उसमें भी सुधार किया जाता है कि कहाँ पे क्या, कैसे कैसे क्या रेवेन्यू जा रहा है ना, कहाँ कहाँ पे खर्च हो रहा है, उसको आकलन कर दिया जाता है। उसके बाद उसको ठीक तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। तो उसी प्रकार से जो मध्यकालीन भारत है उसमें प्रशासनिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए मनसबदारी व्यवस्था लाया गया था। ठीक है, जिससे कि मुगल साम्राज्य का विकास हो सके और मुगल साम्राज्य को एक आधारभूत और मजबूत शासन व्यवस्था स्थापित करने में मदद हो सके। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए इसके आधार पर
रैंक पद को लागू किया गया था और उनका जो है अपना अपना कार्य क्षेत्र व्यवस्थित कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, हु फॉर्म्ड अष्टप्रधान। चलिए आपको बताना है हु फॉर्म्ड अष्टप्रधान, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था, अष्टप्रधान का गठन किसके द्वारा किया गया था, यह आप लोग को बताना है। ठीक है, आपके पास विकल्प है चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन, शिवाजी। तो अष्टप्रधान का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा अष्टप्रधान ये जो है अधिकारियों का समूह था। ठीक है, इसमें कई सारे अधिकारी शामिल थे, कुल मिलाकर के 8 अधिकारी शामिल थे और ये जो है शिवाजी के द्वारा गठित किया गया था। ठीक है, तो अष्टप्रधान क्या है, तो याद रखिएगा पदाधिकारियों का, अधिकारियों का समूह है। ठीक है, उनका अलग अलग पद है और अलग अलग पद पर अलग अलग कार्य को विभाजित किया गया था, उसी को अष्टप्रधान बोलते हैं। तो अधिकारी का जो है ये पद है, याद रखिएगा। और शिवाजी जो है इनसे परामर्श वगैरह लिया करते थे, जैसे अभी भी मंत्री परिषद होता है और प्रधानमंत्री मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल का जो बैठक होता है उसमें बड़े बड़े नेता लोग शामिल होते हैं, मंत्री शामिल होते हैं और वो सबसे विचार विमर्श करते थे। उसी प्रकार से यहाँ पे अष्टप्रधान का गठन शिवाजी के द्वारा किया गया था और वो उनसे गहन मंत्रणा करते थे। लेकिन एक बात याद रखना है कि वो जो उनको मंत्रणा दिया जाता था उसके लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे कि आपको मानना ही है। ठीक है, लेकिन आप समझिए कि आप किसी के बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है। आपको भी कोई जीवन में कोई समस्या आता है तो दोस्तों लोग से सलाह मशवरा लेते हैं, लेकिन उसके मशवरा को मानने के लिए आप बाध्य नहीं, आपका इच्छा पे है कि आप मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। तो ये जो है परिषद जो था, मंत्री परिषद, अपने कार्यों के लिए शिवाजी के प्रति उत्तरदायी था, याद रखिएगा। ठीक है, और शिवाजी विचार विमर्श करते थे। यहाँ पे यदि याद करें, ध्यान रखिएगा तो कौन कौन सा पद था। ठीक है, कौन कौन सा पद था, तो देखिए पेशवा का पद था, पेशवा संपूर्ण साम्राज्य की देखभाल करता था। इसके अलावे अमात्य का पद था, अर्थ मंत्री जिसको बोलते हैं अमात्य। यदि आप सीरियल वगैरह देखे होंगे या जोधाबाई अकबर वगैरह मूवी देखे होंगे तो उसमें भी अमात्य का पद रहता था। इसके अलावे वाक्यान्विसी का भी पद था, दरबारी लेखक बोलते हैं। इसके अलावा सुमंत का पद था जिसको विदेश मंत्री बोला जाता है। सचिव था, सचिव अभी भी है, सेनापति अभी भी है, देख सकते हैं, न्यायाधीश अभी भी है। और पंडित राव धार्मिक सलाहकार हुआ करते थे, तो अभी भी कुछ पद अभी भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे सेनापति का पद आप लोग अभी भी देखते हैं और यहाँ पे अब बदल करके कर्नल वगैरह हो गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा सेना में अलग अलग पद होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे अष्टप्रधान का गठन किया गया था शिवाजी के द्वारा। चलिए आगे हम लोग बढ़े। छठा क्वेश्चन, अंडर हुज लीडरशिप डिड द सरावंडी मूवमेंट 1922 बिगिन। अंडर हुज लीडरशिप डिड द सराबंदी मूवमेंट 1922 बिगिन। साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। चलिए आपको बताना है साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था। आपके पास विकल्प हैं चित्तरंजन दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और लाला लाजपत राय। तो साराबंदी आंदोलन 1922 में किया गया था, ये किसके नेतृत्व में किया गया था, ये आप लोग को बताना है। चलिए देखिए, इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ही 1922 ईस्वी में साराबंदी आंदोलन शुरू किया गया था। और ये जो है एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में देखे जाते हैं, इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, याद रखिएगा। और ये प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे। उप प्रधानमंत्री आप लोग जानते होंगे कि उप प्रधानमंत्री का कोई भी पद भारतीय राज्य व्यवस्था में नहीं है। ठीक है, लेकिन उप प्रधानमंत्री का पद जो है कभी कभी
गढ़ा दिया जाता है, ठीक है, उनको अलग से बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? तो याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री कौन बोलते हैं? बहुमत दल के जो नेता होते हैं उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। लेकिन उस बहुमत दल में कोई दो नेता ऐसे हों जिनका जो छवि है एक जैसा हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए उप प्रधानमंत्री का पद बनाया जाता है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया था और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। इसके अलावा श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में भी लाल कृष्ण आडवाणी जी को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो ये ऐसा उसी समय होता है जब एक वैसा दल शासन में आ रहा है जिसमें कई नेता जो हैं और दो मुख्य नेता जो हैं वो विशेष छवि, विशेष प्रभाव रखते हैं उस विशेष संगठन में। तो उस स्थिति में उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो लौह पुरुष से यदि सवाल पूछा जाए तो लौह पुरुष इन्हीं को माना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। इसके अलावा ये उप प्रधानमंत्री भी थे, प्रथम उप प्रधानमंत्री। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता भी थे। चलिए आगे बढ़े। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु यूज्ड हुगली फॉर पायरेसी इन द वे ऑफ बंगाल? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? ठीक है, तो पायरेसी शब्द जो है समुद्री डाकुओं के लिए होता है। पायरेसी शब्द समुद्री डाकुओं के लिए यूज होता है। तो बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? आपके पास विकल्प है डच, फ्रांसीसी, पुर्तगीज और इंग्लिश, यानी डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज। तो बताइए किसके द्वारा यह किया जाता था? ठीक है, बंगाल की खाड़ी में हुगली का प्रयोग समुद्री डाकुओं के या समुद्री डकैती के लिए किसके द्वारा किया जाता था? तो इसका सही आंसर है पुर्तगाली। सही आंसर क्या होगा? पुर्तगाली। और याद रखिएगा भारत में सबसे पहला आने वाला कौन सा है? पुर्तगाली जी है, ठीक है। पुर्तगाली वास्को डी गामा का नाम आप लोग सुने होंगे, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कब भारत आया था? 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में भारत आया था, ठीक है। और ये सबसे पहला अपना कदम कहाँ रखा था? तो कालीकट बंदरगाह, कालीकट में अपना कदम रखा था यह वास्को डी गामा। इसके अलावे याद रखिएगा इसके बाद और भी पुर्तगीज आए अलग अलग, फिर डच आए, फ्रांसीसी आए, इंग्लिश आए। तो याद रखिएगा पुर्तगीज के द्वारा इसका उपयोग किया जाता था हुगली का डकैती, समुद्री डकैती हेतु, ठीक है। इसके अलावे और क्या याद रखना है? तो आपसे पूछा जा सकता है कि पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? तो याद रखिएगा कोचीन में, कोचीन में, ठीक है। कोचीन में प्रथम फैक्ट्री जो है ये कोचीन में लगाया गया था पुर्तगीज के द्वारा, ठीक है। शांत जल नीति के तहत, याद रखिएगा शांत जल नीति के तहत भारत में व्यापार करने के लिए यह आया था, ठीक है। बाद में यहाँ पे अपना कैंप लगाया, अपना इंडस्ट्री स्थापना किया, ठीक है, फैक्ट्री लगाया और धीरे धीरे अपना पैर जमाना शुरू किया। बाद में फिर डच आए, फ्रांसीसी आए और अंग्रेज आए। अंग्रेज तो 100 साल से ऊपर तक राज किया हम लोगों पे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ें। अगला क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया? भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। आपके पास विकल्प है जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद और सी राजगोपालाचारी। तो सही आंसर बताना है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है जेबी कृपलानी, ठीक है।
तो भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी हुआ करते थे। ठीक है, जेबी कृपलानी, जिब्बत राम कृष्णा, ठीक है, जिब्बत राम भगवान दास कृपलानी, याद रखिएगा इनका पूरा नाम है, और भारतीय शिक्षक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़े। अंडर हुज लीडरशिप वाज द एवोल्यूशन ऑफ ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? आपको बताना है कि ठगों का उन्मूलन जो है किसके नेतृत्व में हुआ था। आपके पास विकल्प है लॉर्ड क्लाइव, कैप्टन स्लीमन, लॉर्ड मिंटो और एलेक्जेंडर बर्न्स। तो बताइए ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का उन्मूलन, जैसे सती प्रथा का उन्मूलन भी हुआ था लॉर्ड बेंटिंग के काल में, उसी प्रकार से आपको बताना है कि ठगों का उन्मूलन किसके शासनकाल में हुआ था। इसका सही आंसर है कैप्टन स्लीमन। कैप्टन स्लीमन के काल में ठगों का उन्मूलन किया गया था। ठीक है, और ये जो है 1830 ईस्वी में किया गया था। 1830 ईस्वी में ठगों का उन्मूलन किया गया था। आप देख सकते हैं 1829 और 1830 ईस्वी जो है भारत में कई सारा सुधार किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। और अभी अभी आपको बताए थे इस समय जो वाइसराय थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग इस समय भारत के वाइसराय थे। वाइसराय, ठीक है, 1830 ईस्वी में। और ये क्या थे? तो मेजर जनरल थे। ये जो कैप्टन स्लिम थे ये मेजर जनरल थे। मेजर जनरल, याद रखिएगा। तो कैप्टन स्लिम के शासन काल में ही ठगों का उन्मूलन किया गया था। चलिए आगे बढ़े हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग आराम से दे सकते हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक आप लोग को बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, इसका सही आंसर होगा, आपके पास विकल्प है विलियम एडम, एओ ह्यूम, रास बिहारी बोस और मोतीलाल नेहरू। तो सही आंसर है वो एओ ह्यूम। ठीक है, सही आंसर क्या है? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में, है ना, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और इसका जो पहला अधिवेशन है, ठीक है, इसका जो पहला अधिवेशन याद रखिएगा, राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में ही मुंबई में आयोजित किया गया था। 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। ठीक है, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में मुंबई में ही इसका आयोजन किया गया था। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। याद रखिएगा, ये भी कभी कभी सवाल पूछा जाता है। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 72 प्रतिनिधियों के द्वारा इसमें भाग लिया गया था। चलिए, इसके WC बनर्जी के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। ठीक है, अध्यक्षता, ये भी याद रखिएगा, ये भी सवाल पूछता है। अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो इसके अध्यक्ष जो थे उनका नाम है WC बनर्जी।
WC बनर्जी, ठीक है। तो संस्थापक एवो ह्यूम 1885 ईस्वी में, ठीक है। इसके अलावा पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और अध्यक्षता जो है WC बनर्जी के द्वारा किया गया। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द वाइसरॉय एडॉप्टेड एन एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वाइसराय ने अपनाई थी। तो दोस्तों आप लोग को बताना है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वाइसराय के द्वारा अपनाया गया था। आपके पास विकल्प है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड कैनिन। तो बताइए किस वाइसराय के द्वारा जो है अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाया गया था। इसका सही आंसर है लॉर्ड लिट्टन, ठीक है। लॉर्ड लिट्टन के द्वारा अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाया गया था, ठीक है। और 1876 में ये जो है वाइसराय थे भारत के। 1876 ईस्वी में ये वाइसराय थे, वाइसराय, ठीक है। लॉर्ड लिट्टन महोदय ये भारत के वाइसराय, सॉरी भारत का गवर्नर जनरल था, वाइसराय नहीं थे ये। इसका सही आंसर ये है लॉर्ड लिट्टन। और 1876 में ये भारत का गवर्नर जनरल बनकर आए थे। भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल बनकर ये आए थे, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्टेड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन 1930। 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था। तो आप लोग को बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा 1930 ईस्वी में चलाया गया था। उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। आपके पास विकल्प है वर्धा, डांडी, सेवाग्राम और साबरमती। तो चलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था। तो 14 फरवरी 1930 ईस्वी में साबरमती, 14 फरवरी 1930 ईस्वी में साबरमती से शुरू किया गया था, ठीक है। कहाँ से? साबरमती से शुरू किया गया था। याद रखिएगा महात्मा गांधी अंग्रेजों को से जो है 11 सूत्री मांग के लिए रिक्वेस्ट किए थे, लेकिन उसको जो है सरकार ने नहीं माना था, ठीक है। और जब सरकार के द्वारा नहीं माना जाता है तो आंदोलन शुरू होता है, ठीक है। जैसे अभी अभी आंदोलन हो रहा है कि हम लोग बोल रहे हैं कि पेपर लीक है, पेपर लीक है, लेकिन आयोग के द्वारा नहीं माना जा रहा है। 26 तारीख को भी आंदोलन किया गया था, 30 तारीख को भी आंदोलन किया गया था। इसके अलावे लगातार जो है कुछ दिनों से मशाल जुलूस, तो ट्विटर कैंपेन वगैरह चलाया जा रहा है आपके राज्य में। आप सभी जानते होंगे, यदि आप लोग सीजीएल के विद्यार्थी हैं तो आप सभी जानते होंगे कि लगातार जो है झारखंड में पेपर लीक का समस्या, और सिर्फ झारखंड में मत बोलिए, पूरे देश में ये पेपर लीक का समस्या जो है ये चरम पर पहुंच चुका है। हर एक राज्य में आप देख सकते हैं कि लगातार पेपर लीक हो रहा है, ठीक है। और छात्र भी कम तेज नहीं हुए। कहाँ से लीक हो रहा है उसकी भी जानकारी
उनको हो जाती है। ठीक है, जैसे अभी अभी झारखंड सीजीएल में भी ऐसा हुआ। अब अभ्यर्थी से ही मांगा जा रहा है कि आप ही सबूत दीजिए, और सबूत देने के बाद भी आयोग के द्वारा यह नहीं माना जा रहा है कि सही में ऐसा हुआ है। कभी सीडी खाली हो जाता है, तो कभी पेन ड्राइव में कुछ नहीं मिलता। आज भी पेपर में आप देख रहे होंगे। इसके अलावा कभी कभी कल्पना सोरेन जी बोलती हैं कि पीआईएल गैंग हो गया है, या कभी कुछ लोगों के द्वारा कोचिंग गैंग भी बोला जाता है। हम लोग को कोचिंग गैंग बोला जाता है। ठीक है, जितने भी टीचर्स हैं उनको कोचिंग गैंग बोला जाता है कि ये जो है लुटेरे लोग हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब सरकार के द्वारा कोई चीज़ें नहीं मानी जाती है तो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया जाता है। ये अभी से नहीं, पहले से ही किया जा रहा है। महात्मा गांधी जो है 1930 ईस्वी में 14 फरवरी 1930 ईस्वी में साबरमती से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत इनके द्वारा किया गया था, और ये 11 सूत्री मांग अंग्रेज के सामने रखे थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार के द्वारा उनकी मांग को ठुकराया गया। तब यह आंदोलन की शुरुआत करते हैं। चलिए आगे बढ़ें। सविनय अवज्ञा नाम से ही समझिएगा कि विनय पूर्वक हम आपका बहिष्कार करेंगे। चलिए आगे बढ़ें। हु फाउंडेड भारत सेवक समाज? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? चलिए बताइए, भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आपके पास विकल्प है लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले और भगत सिंह। तो भारत सेवक समाज किसके द्वारा, ठीक है, भारत सेवक समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका अंग्रेजी होता है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, भारत सेवक समाज की स्थापना तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ये भारत सेवक समाज की स्थापना किया गया था। अब कभी कभी कब पूछा जाता है तो याद रखिएगा 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारत सेवक समाज का स्थापना किया गया था। और गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आप लोग जानते हैं, ये समाज सुधारक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, समाज सुधारक थे, है ना। और कभी कभी इनके राजनीतिक गुरु भी पूछा जाता है, महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु से सवाल पूछा जाता है, राजनीतिक गुरु। तो इनके जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम है महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। चलिए आगे बढ़ें। इसके अलावे देखिए, इनको जो है महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, राजनैतिक गुरु। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1905 ईस्वी में। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महादेव गोविंद रानाडे। इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी इनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है, महात्मा गांधी इनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड विल हैव इट हु टोल्ड? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? आपके पास विकल्प है बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस।
तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसके द्वारा बताया यह नारा दिया गया था। तो इसका सही आंसर सभी आप लोग बता सकते हैं। चलिए बताइए कि क्या आंसर इसका सही होगा। बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ के अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था उसी में इनके द्वारा यह बताया गया था। ठीक है, 1916 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में इनके द्वारा यह नारा दिया गया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। चलिए आगे बढ़ें। अगला सवाल, विच revolutionaries were give death sentence in the काकोरी ट्रेन रोबरी केस। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। तो आपको बताना है काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। आपके पास विकल्प है राम प्रसाद बिस्मिल और आशा अशफाकुल्ला, वीर सावरकर, वासुदेव चापेकर, प्रफुल्लचंद चक्की और खुदीराम बोस, सूर्यसेन और उधम सिंह। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा ए राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान। ठीक है, अशफाकुल्ला खान, इनको जो है काकोरी कांड के अंतर्गत फांसी दिया गया था। ठीक है, काकोरी ट्रेन डकैती में इनको फांसी दिया गया था। लखनऊ सहारनपुर रेलमार्ग में काकोरी नामक स्थान है। यदि आप लखनऊ से सहारनपुर जाते हैं तो वहाँ पे काकोरी एक जगह मिलता है, वहीं पर जो है रेलवे को लूट लिया गया था। ठीक है, रेलवे को लूट लिया गया था। रेलवे खजाना जो था पैसेंजर रेल उसको लूट लिया गया था और इसके अंतर्गत राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला को फांसी की सजा दी गई थी। और ये जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे ये सभी। चलिए आगे बढ़ें। इसी के दौरान याद रखिएगा कि चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ से बच निकले थे। चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ से बच निकले थे, वो निकल गए थे। बाद में इलाहाबाद में अंग्रेज़ों के साथ मुठभेड़ में वो खुद अपने आप को गोली मार लेते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में आप सभी जानते होंगे। ठीक है, तो काकोरी डकैती कांड में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला को फांसी दिया गया था। चलिए आगे बढ़ें। Why did रविंद्रनाथ टैगोर गिव अप हिज किंग नाइटहुड टाइटल। ठीक है, Why did रविंद्रनाथ टैगोर गिव अप हिज नाइटहुड टाइटल। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी। ब्रूटल सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन, हैंगिंग ऑफ भगत सिंह, भगत सिंह को फांसी दिया जाना, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा की घटना। तो बताइए कि क्यों जो है रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा जो नाइटहुड की उपाधि थी उसको त्याग दिया गया था। तो इसका सही आंसर है जलियांवाला हत्याकांड। जलियांवाला हत्याकांड आप लोग सभी जानते हैं, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। ठीक है, और इस हत्याकांड की जो हृदय विचलित करने वाली घटना से मार्मिक होकर के इन्होंने जो है नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। बाकी जलियांवाला बाग को अभी न्यू इनोवेशन किया गया है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं कि किस प्रकार से उसमें एक ही दरवाज़ा था, निकलने का एक ही मार्ग था और उस पर अंधाधुंध
वहाँ पे बैठे लोगों पर अंधाधुंध, निसहाय लोगों पर अंधाधुंध गोलियों की बारिश की गई थी। अभी भी उसका सबूत जो है, जो गोली का दाग है, वहाँ पे दिख सकता है। तो याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण से त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। कभी ये भी पूछ दिया जाता है। और ये बोले थे, इनको बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिलता था रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, तो उन सभी उपाधियों को त्यागते हुए ये देश हित में देश के लोगों के साथ खड़े हो गए थे कि इस विदारक घटना को देखते हुए हम सभी उपाधि का त्याग करते हैं और हम देशवासियों के साथ खड़े हैं। चलिए आगे बढ़े। 17 नंबर क्वेश्चन, हु फाउंडेड सत्यशोधक समाज? हु फाउंडेड सत्यशोधक समाज? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुल्ले, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही आंसर होगा ज्योतिबा फुल्ले। ठीक है, ज्योतिबा फुल्ले याद रखिएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा किया गया था। ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा किया गया था। ये निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर इनके द्वारा बल दिया गया था और उस समय जो है ब्राह्मणों का बहुत ज़्यादा वर्चस्व समाज में चल रहा था, उसी का ये विरोध किए थे और सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, ये ब्राह्मण के विरुद्ध उनका जो पाखंड है उसके विरुद्ध ये आवाज उठाए थे। तो ज्योतिबा फुल्ले का नाम आप लोग याद रखिएगा। इनका जन्म जो है एक माली के घर में 1827 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म माली के घर में 1827 ईस्वी में, याद रखिएगा 1827 ईस्वी में जन्म हुआ था माली के घर में, माली के घर में। ठीक है, और ब्राह्मण के पाठंग का ये घोर विरोध किए थे। चलिए आगे बढ़ें। 18 नंबर क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपके पास विकल्प है कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और भक्ति लक्ष्मी देसाई। तो बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा? प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष। ठीक है, सही आंसर है श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ है 1917 ईस्वी में, उसकी अध्यक्षता इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कलकत्ता अधिवेशन याद रखना। कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1917 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में। और इनकी अध्यक्षता इसके द्वारा किया गया था, है ना, अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था कलकत्ता अधिवेशन का। कभी कभी पूछा जा सकता है कि कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था या कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो एनी बेसेंट याद रखिएगा। इसके अलावे ये तो भारतीय नहीं थी एनी बेसेंट, लेकिन आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष या पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखिएगा, इसमें यदि सिर्फ भारतीय लगा दिया जाएगा, ठीक है, भारतीय, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है, प्रथम भारतीय यहाँ पे यदि लगा दिया जाएगा तो वो हो जाएगा श्रीमती सरोजनी नायडू। ठीक है, श्रीमती सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू याद रखिएगा। ये
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1925 ईस्वी में कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था, 1925 कानपुर अधिवेशन में श्रीमती सरोजनी नायडू के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन याद रखिएगा। ऐसे तो 4-5 क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन 2 की प्रथम महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एन्नी बेसेंट, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू। चलिए आगे बढ़े। हु रोट द बुक इंडिया फॉर इंडियंस? इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? चलिए बताइए, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसके द्वारा लिखा गया था? CR दास, MG रानाडे, VD सावरकर और SN बनर्जी। तो इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी थी? इंडिया फॉर इंडियन किताब किसके द्वारा लिखा गया था? जल्दी बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इंडिया फॉर इंडियंस। ठीक है, इसका सही आंसर है CR दास, चित्तरंजन दास बोलते हैं इनको, चित्तरंजन दास। ठीक है, इन्हीं को देश बंधु भी कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी यदि आपसे सवाल पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा, इन्हीं को देश बंधु, सम्मान में इनको देश बंधु कहा जाता है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि देश बंधु किसे कहा जा सकता है, किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इन्हें देश बंधु कहा जाता है। और ये इंडिया फॉर इंडियंस किताब के लेखक थे। एक महान स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और वकील थे। ठीक है, महान स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और वकील थे। इनके द्वारा इंडिया फॉर इंडियंस किताब लिखा गया था और इन्हीं को देश बंधु की उपाधि से नवाजा गया। देश बंधु के नाम से सम्मान पूर्वक लोग इन्हें बुलाते थे। चलिए आगे बढ़े हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडिया हाउस इन लंदन? हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडिया हाउस इन लंदन? लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? आपके पास विकल्प है श्यामजी कृष्ण वर्मा, रास बिहारी बोस, रामचंद्र और तारकनाथ दास। तो बताइए, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? फटाफट आंसर दीजिए। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक, यह जो है एक राष्ट्रवादी संस्था है, याद रखिएगा। ये क्या है? तो राष्ट्रवादी संस्था। राष्ट्रवादी संस्था कब से कब यह संस्था रहा है? तो याद रखिएगा 1905 से 1910 के दौरान। 1905 से 1910 के दौरान यह संस्था, ठीक है, और इसके संस्थापक जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा है। ठीक है, ये लंदन में स्थित 1905 से 1910 में राष्ट्रवादी संस्था था। इसके संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, हु रोट द बुक देशेर कथा? हु रोट द बुक देशेर कथा? देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? सखाराम गणेश देवकर, ठीक है, सखाराम इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद, निवारण चंद्र और मुरली मोहन प्रसाद। तो बताइए, देशेर कथा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? देशेर कथा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही आंसर है सखाराम गणेश देवेस्कर। चलिए आगे बढ़ें। 22 नंबर क्वेश्चन, द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज बीन फाउंड फ्रॉम? द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज बीन फाउंड फ्रॉम?
भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो आपको बताना है कृषि और पशुपालन के साथ जो प्राचीनतम साक्ष्य वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। आपके पास विकल्प है अंजीरा से, दम्ब सदात से, किलीगुल मोहम्मद से और मेहरगढ़ से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मेहरगढ़। मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है पशुपालन एवं कृषि का साक्ष्य। ठीक है, पशुपालन और कृषि का साक्ष्य जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, Which sultan claimed half of the land as revenue from the crop measured in the land? ठीक है, Which sultan claimed half of the land as revenue from the crop measures in the land? किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? आपके पास विकल्प है इल्तुतमिश, बलबन और मोहम्मद बिन तुगलक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए क्या बोला जा रहा है कि जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था। देखिए बहुत ही निरंकुश शासक था। ठीक है, सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप लोग जानते होंगे। ठीक है, यह जो है कठोर भू राजस्व के लिए जाना जाता है और कठोर भू राजस्व प्रणाली की स्थापना भी इसी के द्वारा किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा सुल्तान था जिसने जमीन पर फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था। 50% निर्धारित कर दिया था। ठीक है, भू राजस्व उपज का आधा, मतलब जितना आप उपज करिएगा उसका आधा टैक्स में चला जाएगा। ठीक है, अभी तो 18% जीएसटी लगता है, तो हम लोग तराहिमाम कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर तो देखिए 50% जितना अनाज उगाइएगा, कुछ देना उना तो है नहीं, लेकिन 50% आपको अनाज को दे देना है। तो बहुत ही निरंकुश शासक के रूप में जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट, हु स्टार्टेड द फरेजी मूवमेंट? फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? हु स्टार्टेड द फरेजी मूवमेंट? फरेजी आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? आपके पास ऑप्शन है हाजी शरियतुल्लाह, सैयद अहमद, सलीमुल्लाह और एम.ए. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। तो बताइए फरेजी आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? फरेजी आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? चलिए फटाफट आंसर दीजिए। फरेजी आंदोलन चलिए इसका सही आंसर है हाजी सारियातुल्लाह। हाजी सारियातुल्लाह के द्वारा फरेजी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। चलिए आज का अंतिम सवाल, आज के सेशन का अंतिम सवाल है, द इमीडिएट काउज ऑफ डेक्कन राइट्स। द इमीडिएट काउज ऑफ द डेक्कन राइट्स ऑफ 1875, 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? आपके पास विकल्प है अकाल की छाया, हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय मनी लेंडर्स, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, हाईलैंड रेवेन्यू रेट, ऊंची भू राजस्व दर
और अपोजिशन टू फोर्स द रिलीजियस रिफॉर्म, जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि 1875 में जो दक्कन का दंगा हुआ था उसका तात्कालिक कारण क्या था। इमीडिएट काउज ऑफ डेक्कन राइट्स ऑफ 1875 वाज हाई इंटरेस्ट रेट्स चार्ज बाई मनी लेंडर्स, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। ठीक है, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, ये याद रखिएगा। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। ठीक है, लाइट भी चला गया, समय के साथ समाप्त हुआ। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ये सेशन आपको कैसा लगता है कमेंट करें, और कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करिएगा। धन्यवाद आप सभी को, जोहार सभी को।